नमस्कार। द डीप डाइव की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कानून की गलियों में उतर रहे हैं और कुछ ऐसे अपराधों को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर चर्चा में रहते हैं, जैसे धमकी देना, किसी का अपमान करना या फिर समाज में कोई उपद्रव फैलाना। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक कानूनी दस्तावेज का, आप कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका शीर्षक है आपराधिक धमकी, अपमान और उपद्रव, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनोयंस, डेफेमेशन वगैरह। और ये चैप्टर 19 का हिस्सा लगता है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम कोशिश करेंगे कि जो कानूनी शब्द है ना, जैसे आपराधिक धमकी, अपमान, अफवाह, इनके पीछे का असल मतलब समझें। आखिर कब कोई कही हुई बात या कोई काम कानूनी जुर्म बन जाता है। चलिए खोलते हैं इसे, गहराई से जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं धारा 351 से। यह है आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में। अब सुनने में तो लगता है भाई किसी को धमकाना, लेकिन कानून की नज़र में धमकी क्या है? मतलब क्या हर डराने वाली बात इसमें आ जाएगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और धारा 351 इसे काफी स्पष्ट करती है। देखिए, आपराधिक धमकी तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धमकाए। किस लिए? उसके शरीर को, उसकी प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन को, या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इतना ही नहीं, अगर धमकी उस व्यक्ति के किसी करीबी या किसी ऐसे इंसान को नुकसान पहुंचाने की हो जिससे उसका कोई हित जुड़ा है, तो वो भी इसके दायरे में आती है। अच्छा, यानी ये सिर्फ उसी व्यक्ति को सीधे धमकाना जरूरी नहीं है, उसके करीबी भी शामिल है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धमकी देने वाले का इरादा। कानून कहता है कि धमकी देने वाले का इरादा या तो सामने वाले को डराना हो, मतलब कॉज अलार्म, या फिर उससे कोई ऐसा काम करवाना हो जिसे करने के लिए वो कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, या फिर उसे कोई ऐसा काम करने से रोकना हो जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार है। तो इरादा, इंटेंशन, वो यहाँ सेंट्रल है। हाँ, ये इरादे वाली बात इसे मतलब सामान्य गुस्से में कही गई बातों से अलग करती है ना। स्रोत में एक उदाहरण भी है, शायद उससे और साफ हो जाए कि अ नाम का व्यक्ति है, वो ब को एक दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट दायर करने से रोकना चाहता है। तो इसके लिए अ क्या करता है? वो ब का घर जलाने की धमकी देता है। हाँ, ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। यहाँ अ का इरादा एकदम साफ है। वो ब को उसका कानूनी अधिकार इस्तेमाल करने से रोकना चाहता है, मुकदमा करने से, और इसके लिए वो उसकी प्रॉपर्टी यानी घर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। ये तो सीधा सीधा आपराधिक धमकी का मामला बनता है। और अगर कोई दोषी पाया गया इसमें, तो सजा क्या है फिर? इस तरह की जो सामान्य आपराधिक धमकी है, उसके लिए धारा 351 के तहत 2 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, इसमें और भी पहलू हैं। जी हाँ, कानून धमकी की गंभीरता को भी पहचानता है। धारा 351(3) है। वो कहती है कि अगर धमकी ज्यादा गंभीर किस्म की हो, जैसे कि मौत की धमकी, या गंभीर चोट पहुंचाने की, या आग से किसी की प्रॉपर्टी नष्ट करने की धमकी, या फिर कोई ऐसा जुर्म करने की धमकी जिसकी सजा मौत हो, या आजीवन कारावास, या 7 साल से ज्यादा की कैद हो, या एक और चीज, किसी महिला पर झूठा चारित्रिक दोष लगाने की धमकी, मतलब उसकी इज्जत पर हमला, तो इन मामलों में सजा काफी बढ़ जाती है। कितनी? 7 साल तक की कैद हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। बाप रे, 7 साल! तो मतलब धमकी के कंटेंट पर सजा निर्भर करती है। और क्या धमकी देने के तरीके से भी फर्क पड़ता है? जैसे आजकल गुमनाम धमकियां बहुत आती हैं, ऑनलाइन आ गई या चिट्ठी से, पता ही नहीं किसने भेजी। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। धारा 351(4) इसी स्थिति से निपटती है अगर धमकी गुमनाम तरीके से दी जाती है, एनोनिमसली, मतलब धमकी देने वाला अपनी पहचान छिपाता है ताकि पकड़ा ना जा सके। तो कानून इसे और गंभीर अपराध मानता है। ऐसे में जो भी मूल अपराध की सजा है, चाहे वो सामान्य धमकी हो या गंभीर वाली, उसके ऊपर 2 साल तक की और कैद हो सकती है। तो ये बात गौर करने लायक है कि कानून न सिर्फ धमकी के इरादे और गंभीरता को देखता है, बल्कि वो ये भी देखता है कि धमकी कैसे दी गई, उसके पीछे की कायरता को भी गंभीरता से लेता है। तो धमकी का मामला तो काफी पेचीदा है। अब धमकी के बाद कानून अपमान पर भी आता है। धारा 352 ये जुड़ी है जानबूझकर अपमान करने से जिसका मकसद उकसाना हो। अब कई बार गर्मागर्म बहस हो जाती है, लोग अपमानजनक बातें कह जाते हैं,
क्या हर ऐसी बात कानूनी पछड़े में डाल सकती है, या कानून सिर्फ खास तरह के अपमान को देखता है? हाँ, ये एक बहुत, आप कह सकती हैं, महीन रेखा है, बारीक सी लाइन। धारा 352 सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी को बुरा लगा या अपमानित महसूस हुआ। इसके दो मुख्य तत्व हैं जिन्हें साबित करना जरूरी होता है। पहला, किसी का जानबूझकर अपमान करना, इंटेंशनल इंसल्ट, और दूसरा, ये जानते हुए करना कि इस अपमान से, इस उकसावे से सामने वाला व्यक्ति इतना भड़क सकता है कि वो या तो सार्वजनिक शांति भंग कर देगा, पब्लिक पीस डिस्टर्ब करेगा, या फिर कोई और अपराध कर बैठेगा। तो यहाँ सिर्फ अपमान काफी नहीं है, उसके पीछे का इरादा या ये जानकारी कि इससे शांति भंग हो सकती है, वो महत्वपूर्ण है। मतलब अगर कोई सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा है जी। और उसका इरादा सामने वाले को उकसाकर कोई अपराध करवाना नहीं है, तो शायद ये धारा लागू ना हो। ऐसा, हाँ, ये इरादे और जानकारी पर निर्भर करेगा। कानून यहाँ कोशिश करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाए रहे। कहाँ एक तीखी, भले ही अपमानजनक टिप्पणी खत्म होती है और कहाँ कानूनी रूप से दंडनीय उकसावा शुरू होता है, ये तय करना कई बार मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि अपमान जानबूझकर उकसाने के लिए ही किया गया था, तो इसकी सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धारा 353 पर। यहां मामला है झूठी जानकारी या अफवाहें फैलाने से जुड़ा हुआ, और जैसा स्रोत बताता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का खास तौर पर जिक्र है। आज के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बहुत ही रेलेवेंट लगता है। बिल्कुल। धारा 353 आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका पहला भाग, धारा 353(1), कुछ खास इरादों से झूठे बयान, अफवाह या रिपोर्ट बनाने, छापने या फैलाने को अपराध मानता है, और साफ तौर पर कहता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकता है। यहाँ महत्वपूर्ण है वो इरादे जिनके साथ यह किया जा रहा है। और वो इरादे क्या हैं? क्या बताया गया? स्रोत के अनुसार 3 मुख्य इरादे बताए गए हैं और तीनों ही काफी गंभीर हैं। पहला, सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई सदस्य उसको विद्रोह करने या अपना कर्तव्य छोड़ने के लिए उकसाना। ये तो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो गया। दूसरा, आम जनता या उसकी किसी हिस्से में ऐसा डर या चिंता पैदा करना जिससे कोई व्यक्ति राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाए, मतलब अफवाहों से दहशत फैलाकर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश। और तीसरा, किसी एक वर्ग या समुदाय के लोगों को किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाना। ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाला इरादा है। बाप रे, ये तो वाकई गंभीर इरादे हैं। और अगर कोई इनमें से किसी भी इरादे से कोई झूठी खबर फैलाता है, चाहे वो व्हाट्सएप पर ही क्यों ना हो, तो वो धारा 353(1) के तहत अपराध माना जाएगा, और इसकी सजा भी इसकी गंभीरता को दर्शाती है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। ये दिखाता है कि कानून झूठी सूचना को कितनी गंभीरता से लेता है, खासकर तब जब वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से फैलाई जाए। उसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसके बाद इसी धारा का दूसरा हिस्सा है 353(2). ये और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। ये सीधे तौर पर कहता है कि अगर कोई धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या ऐसे ही किसी और आधार पर अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना पैदा करने या उसे बढ़ावा देने के इरादे से कोई झूठी जानकारी, अफवाह या कोई खतरनाक खबर फैलाता है, तो ये अपराध है। इसका फोकस साफ तौर पर समाज में नफरत फैलाने वाली सामग्री पर है। यानी ये हेट स्पीच या नफरत फैलाने वाले कंटेंट से जुड़ा है जो झूठी जानकारी पर आधारित हो। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये उस दिशा में जाता है। बिल्कुल, खासकर जब वो झूठी जानकारी या अफवाहों पर आधारित हो। इसकी सजा भी वही है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। लेकिन यहाँ एक और बात है, धारा 353(3) ये इस अपराध को और भी संगीन मानती है अगर ये किसी पूजा स्थल पे किया जाए या किसी धार्मिक सभा या समारोह के दौरान किया जाए। मतलब अगर कोई ऐसी जगह या मौके का इस्तेमाल करके समूहों में नफरत फैलाने वाली झूठी अफवाह उड़ाता है, तो कानून इसे और भी गंभीरता से लेता है। ऐसे में सजा बढ़कर 5 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
ये शायद धार्मिक स्थानों और अवसरों की पवित्रता और उनकी संवेदनशीलता को बनाए रखने की कोशिश है। ये सब तो ठीक है, सजा वगैरह, लेकिन कई बार लोग अनजाने में भी तो गलत जानकारी फॉरवर्ड कर देते हैं। हर कोई तो जानबूझकर नहीं करता। क्या उनके लिए कोई बचाव का रास्ता है? स्रोत में एक अपवाद यानी एक्सेप्शन का भी जिक्र है। हाँ, ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है और दिखाता है कि कानून कठोर होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। ये अपवाद कहता है कि धारा 353 के तहत अपराध तब नहीं माना जाएगा जब कोई व्यक्ति जो झूठा बयान, अफवाह या रिपोर्ट बना रहा है, छाप रहा है या फैला रहा है, उसके पास ये मानने का उचित आधार हो, रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि वो जानकारी सच है और वो उसे नेक नियति से, गुड फेथ में और बिना उन गलत इरादों के फैला रहा है जो धारा में बताए गए हैं, जैसे सेना को भड़काना, डर फैलाना या समूहों में नफरत फैलाना। ये सब इरादे नहीं होने चाहिए। तो उचित आधार और नेक नियति, ये है बचाव की कुंजी। मतलब ये साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कानून यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना रहा है। एक तरफ वो जानबूझकर समाज में जहर घोलने वालों को रोकना चाहता है जो अफवाहों का हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहता कि हर वो व्यक्ति अपराधी बन जाए जिसने अनजाने में या शायद अच्छे इरादे से कोई गलत जानकारी शेयर कर दी। इसलिए नेक नियति और उचित आधार जैसी शर्तें रखी गई हैं। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। पर हाँ, इनकी व्याख्या भी मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी कि आधार उचित था या नहीं, नियत नेक थी या नहीं। चलिए अगली धारा की ओर बढ़ते हैं। धारा 354, ये थोड़ी अनोखी लगती है। दैवीय प्रकोप का डर दिखाकर कुछ करवाना। क्या आजकल के जमाने में भी ऐसी चीजें मतलब कानूनी तौर पर मायने रखती हैं? न लगे या अजीब लगे, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो शोषण के एक खास तरीके को पकड़ता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिलाना या दिलाने की कोशिश करना कि अगर उसने अपराधी की मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं किया या कोई काम किया तो वो व्यक्ति या उसका कोई करीबी दैवीय प्रकोप का शिकार हो जाएगा, भगवान का गुस्सा झेलना पड़ेगा, और ये प्रकोप अपराधी के किसी काम की वजह से होगा। यहाँ चालाकी से अंधविश्वास का इस्तेमाल करके किसी को मजबूर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। स्रोत में इसके उदाहरण भी काफी रोचक दिए हैं, जैसे कोई किसी के दरवाजे पर धरना देकर बैठ जाए और ऐसा माहौल बनाए कि उसके ऐसा करने से घरवाले दैवीय प्रकोप के भागी बन रहे हैं, या फिर कोई धमकी दे कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं अपनी ही बच्ची को मार डालूंगा, और ऐसा माहौल बनाए कि इस काम से तुम पर भगवान का कहर टूटेगा। वाह, ये उदाहरण तो इस धारा के पीछे की मंशा को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल और इमोशनल ब्लैकमेल है। हाँ, अंधविश्वास का फायदा उठाकर। आपने सही पकड़ा एकदम। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ शारीरिक या आर्थिक दबाव को ही नहीं पहचानता, बल्कि इस तरह के भावनात्मक और अंधविश्वासी शोषण को भी अपराध मानता है। इसकी सजा अपेक्षाकृत कम है, 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि कानून इसे एक अलग अपराध के रूप में मान्यता देता है। अंधविश्वास के जरिए दबाव डालने के बाद अब एक ऐसी स्थिति देखते हैं जो शायद ज्यादा आम है, सार्वजनिक जगहों पर नशे में हुल्लड़बाजी। ये है धारा 355, जो नशे में धुत व्यक्ति द्वारा परेशानी पैदा करने से संबंधित है। हाँ, ये धारा सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी है, पब्लिक ऑर्डर से, और इसकी शर्तें काफी सीधी सादी हैं। पहली, व्यक्ति नशे की हालत में हो, इंटॉक्सिकेटेड हो। दूसरी, वो किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, पब्लिक प्लेस में, या किसी ऐसी निजी जगह पर हो जहां उसका जाना मना है, मतलब वो ट्रेसपास कर रहा हो, अनाधिकार प्रवेश। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, उसका आचरण, उसका बर्ताव ऐसा हो जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो रही हो, अनोयंस हो रही हो। अच्छा, तो सिर्फ नशे में होना ही काफी नहीं है। अगर कोई चुपचाप नशे में कहीं बैठा है और किसी को परेशान नहीं कर रहा तो शायद ये धारा लागू न हो। यहाँ की ये है कि उसके व्यवहार से किसी और को परेशानी होनी चाहिए। ये परेशानी चिल्लाने से हो सकती है, गाली देने से, अभद्र व्यवहार करने से, या किसी भी ऐसे काम से जो दूसरों के लिए उपद्रव का कारण बने। और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा काफी कम है, जो अपराध की प्रकृति को दिखाता है। 24 घंटे तक की साधारण कैद या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है।
स्रोत बताता है कि सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का भी विकल्प है। ये दिखाता है कि कानून इस तरह के छोटे-मोटे सार्वजनिक उपद्रव के मामलों में सजा के सुधारात्मक और समाज उन्मुख तरीकों पर भी विचार कर रहा है। सिर्फ जेल या जुर्माना ही विकल्प नहीं है। तो आज हमने कानून के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प प्रावधानों पर गौर किया। आपराधिक धमकी धारा 351 और उसकी गंभीरता के अलग अलग स्तर, जानबूझकर उकसाने वाला अपमान धारा 352, समाज में जहर घोलने वाली अफवाहें फैलाना खासकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धारा 353 और उसके बचाव के रास्ते भी, अंधविश्वास का फायदा उठाकर धमकाना धारा 354 और नशे में सार्वजनिक परेशानी पैदा करना धारा 355। इन सब की कानूनी परिभाषाएं और सजाएं हमने समझी। इस सब का निचोड़ क्या निकलता है एक तरह से देखें तो? देखिए, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये सारी धाराएं दिखाती हैं कि कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खासकर बोलने की आज़ादी, और समाज के जो व्यापक हित है जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा, लोगों की प्रतिष्ठा और शांति, इनके बीच एक संतुलन बनाने की लगातार कोशिश करता है। ये कानून साफ तौर पर परिभाषित करते हैं कि किस तरह का कम्युनिकेशन और किस तरह का आचरण हानिकारक माना जाएगा और उसके क्या परिणाम होंगे, चाहे वो सीधी धमकी हो या उकसावा हो या नफरत फैलाने वाली अफवाहें हो या अंधविश्वास का शोषण हो या सार्वजनिक उपद्रव। मूल संदेश यही है कि शब्दों और कार्यों की जिम्मेदारी होती है, खासकर जब वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने या समाज में अव्यवस्था फैलाने के इरादे से किए जाते हैं।